अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल है, पाकिस्तान की सियासत में मामलात हैं और उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत में कभी एहतजाज है, कभी तहरीक है, कभी कोई इशू है और कभी कोई इशू है। गो के बलदियाती निज़ाम भी पाकिस्तान में उस कदर मुस्तहकम नहीं है जिस कदर होना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान में बलदियाती निज़ाम काफ़ी मजबूत हो तो शायद ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं इनको इतना पनपने का टाइम ना मिले और इनको गली मोहल्लों की सतह पर जो है वो हैंडल कर लिया जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, पंजाब की जानिब से सिफारिश की गई है TLP पर पाबंदी के हवाले से, उसके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशन हुई है और हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि अरकान काबीना जो हैं उन्होंने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर भारत जो पाबंदी है वो लगानी चाहिए, लेकिन शायद उसके कोई ड्राफ्ट में कोई खदोखाल में कोई इशू है, वजारत दाखिला उसकी नोक पलक ठीक कर रही है, उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। लेकिन अक्सरियती जो काबीना अरकान है उनकी राय ये है कि TLP पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एहतजाज हुआ, जिस तरह की वहाँ पे माहौल देखा गया, जिस तरीका से अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, अगर आज TLP जैसी जमात पर पाबंदी लगाई जाती है तो क्या हर उस जमात पर पाबंदी लगने का रास्ता नहीं खुल जाएगा जो पुरतशद्दुद मुजाहरे करेगी, पुरतशद्दुद तहरीक जो है उसको लेके चलेगी। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करिए, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा शाहिदा आपा कि बलदियाती निज़ाम पे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। क्या मजबूत बलदियाती निज़ाम जो है वो मजबूत जमहूरियत के लिए ज़रूरी नहीं है? जी जी, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपकी बात 100% ट्रू कि जब तक हम ग्रास रूट पे बल्दियाती निज़ाम जो होता है वो ग्रास रूट से ताल्लुक़ रखता है और तब्दीली भी ग्रास रूट से ही आती है। जब आवाम की फलाह बहबूद के लिए आप काम करते हैं तो बल्दियाती निज़ाम को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बल्कि तसलसल के साथ होना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती रहती है कि बार-बार बल्दियाती निज़ाम को रोल बैक कर दिया जाता है और उसे चलने नहीं दिया जाता। और आप देखें कि इस वक़्त फिर भी सूबे सिंध के अंदर, KP में और बलूचिस्तान में बलदियाती निज़ाम काम कर रहा है, लेकिन सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहाँ से वफाकी हुकूमत बनती है और वहाँ पर बदकिस्मती से बलदियाती निज़ाम ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं और जो था भी पहले उसे रोल बैक कर दिया गया, फिर दोबारा उसको आने नहीं दिया गया और बार-बार कोर्ट्स के कहने पर भी वो निज़ाम वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रहे और सिंध अपनी मुद्दत जो है वो भी बलदियाती निज़ाम आया और अब अपनी मुद्दत भी ख़त्म करने के करीब है और दूसरा टेन्योर शुरू होने वाला है। तो मैं समझती हूँ ये तसलसल के साथ जब तक नहीं होगा, इख्तियारात निचली सतह पर नहीं आएँगे, काउंसलर चेयरमैन्स, UC चेयरमैन्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा, जब तक तब्दीली जो है जिस तरह से अवाम के काम होते हैं, अब हर पार्लियामेंटेरियन से लोग उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी सड़कें बना देंगे, सर्विस सिस्टम ठीक कर देंगे या डेवलपमेंट काम करेंगे। ये पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं होता, ये लेजिस्लेटर होते हैं और लेजिस्लेटर्स का काम लेजिस्लेशन होता है। मसाइल जी बिल्कुल अवाम के हल किए जाते हैं, लेकिन ये बल्दियात का काम होता है कि वो एस्टैब्लिश को ये गलियों को, सड़कों को जो है वो बेहतर कर सके और यही वजह है कि ये निज़ाम ना होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। आप दुनिया में देखें जहाँ भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ बल्दियात जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और जब तक बल्दियात स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हम जो चाहते हैं कि तब्दीली आए, चेंजिंग्स आए, वो नहीं आ सकती। ठीक। बड़ी-बड़ी सड़कों को बना लेना, बड़े-बड़े रोड्स को बना लेना और उस पे तज़ीन व आराइश कर देने से तरक्की नहीं होती। जब तक आप हर चाहे वो लेबर्स कॉलोनीज़ में रहने वाले हों, चाहे वो देहातों में हों, टाउन्स में हों, कस्बों में हों, हर गली मोहल्ले को जब तक सही नहीं किया जाएगा, वहाँ की निज़ाम को, एजुकेशन को, जी हेल्थ ठीक। को, ये सब बल्दियात के अंडर में होने चाहिए ताकि निज़ाम को बेहतर किया जी जा ठीक। सके। जी ठीक। अली गौहर बलोच साहब, सर, बलदियाती निज़ाम जो बुनियादी रूह है जमहूरियत की उसको मजबूत होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर इसके ऊपर नज़र डालें तो जब जब पाकिस्तान में आमरीत रही और उस वक़्त बलदियाती इदारे फले फूले और जब जब पाकिस्तान में जमहूरियत रही, उस तरह का तवाना मजबूत बलदियाती निज़ाम नहीं रहा। आप समझते ये सुकम है जो सिस्टम का, जिसकी वजह से शायद वो डिलीवरी उस तरह नहीं हो पा रही है? सर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा। लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है, ये वो बुनियादी ढांचा है जो आपकी ग्रास रूट लेवल पर जमहूरियत को मजबूत करता है। और लोगों के जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल जो हैं वो निचली सतह पर, एक्चुअली तो ये एक डेवलेशन प्लान होता है कि वो इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर जाएं और लोग अपने जो मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं या कुछ बड़े मसाइल हैं, उनका फैसला निचली सतह पर मशावरत के साथ किया जाए और लोगों को लिए आसानी हो, और उन्हीं के नुमाइंदे जो उन्हीं के महलों से, उन्हीं की गलियों से मुंतखब हों और वही उनके वो मसाइल की सही निशानदेही भी करें और उनको हल करें। यहाँ पर मैं एक चीज़ ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। अगर आप ज़्यादा दूर ना जाएं तो जो 97-98 में असम्बली थी और गवर्नमेंट थी, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी हमारा लोकल बॉडीज का सिस्टम बड़ा मजबूत था और लोकल बॉडीज के मुंतखब नुमाइंदे थे। फिर मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया और फिर उसको उस लोकल बॉडीज के सिस्टम को सोपटाज किया गया और उस चलते हुए सिस्टम को तोड़ा गया। हालांकि ये एक अलग बात है कि उनके वक्त में भी एक लोकल बॉडी सिस्टम बना, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने बनाया। फिर अभी आ जाएं कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाए और जो मतलब है कि इख्तियारात थे वो निचली सतह पर जो थे वो मुंतकिल किए। लेकिन जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट आई और ये आरटीएस सिस्टम के जरिए आए, तो इन्होंने आते साथ सबसे पहले उन बलदियाती इदारों का जो है वो कत्लेआम किया पंजाब के अंदर। और जितनी देर इनकी गवर्नमेंट रही, इन्होंने बलदियाती इलेक्शन वो इदारे नहीं बनने दिए और वो जो सारे फंड्स और वो जो सारा सिलसिला था वो ये खुद इस्तेमाल करते रहे और उसमें भी जो करप्शन के किस्से थे वो ज़बान ज़द आम थे। अब आ जाते हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ। जाहिर है कि हमारी हुकूमत आई है, हमने फिर से पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो नया लोकल बॉडीज एक्ट जो है वो मंजूर कर लिया है। उसके तहत अब पंजाब में जो है वो हल्का बंदियां शुरू हो रही हैं और उन हल्का बंदियों के फौरन बाद जो है वो अभी इलेक्शन भी अनाउंस हो रहे हैं। तो ठीक। मैं समझता हूं कि अब वो फिर सिलसिला कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक। लेकिन मादरत के साथ ये सिर्फ उस वक्त मुनक़ते रहा जब पीटीआई की गवर्नमेंट रही। जी ठीक। तो मैं समझता हूं कि वो लोकल बॉडीज के इदारे जो उस वक्त लोग वोट लेकर आए, जो मुंतखब हुए थे, सिर्फ ये खुद तो जमहूरियत का नाम लेते हैं, जी जी लेकिन उनका गला तो इन्होंने ही दबाया। बिल्कुल उन ठीक। खुद तो अपने टेन्योर एंजॉय किए, लेकिन उनका टेन्योर पूरा नहीं होने दिया। आपको पॉइंट आ गया। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, सर एक तो ये फरमाइएगा कि मजबूत लोकल बॉडी निज़ाम जो जमहूरियत की बुनियाद है, आपकी जमात, आप खुद उसके लिए बिल्कुल कन्विंस हैं। और जो बात अली गौर बलोच साहब ने की कि आप लोगों ने अपनी सियासी दौर में आके लोकल बॉडी के निज़ाम को सबूताज किया या उसको रीवैम किया या उसको नहीं डेवलप किया, इसकी वजूहात क्या हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने शरीक गुफ्तगू किया काशिफ साहब। काशिफ साहब, बुनियादी बात तो ये है कि आईन पाकिस्तान का जो प्रियम्बल है वो ही शुरुआत इस बात की करता है कि जो स्टेट अथॉरिटी है दैट वुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ पाकिस्तान। और उसी ही आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 140 makes it mandatory for the provincial governments to hold local bodies election। और जैसे ही इनका टेन्योर खत्म होना है तो आइन का आर्टिकल 222 ये कहता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज आपको लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने हैं। अब मैंने दोनों, अपनी बहन की भी बात सुनी, अली गौहर बलोच साहब की भी बात सुनी, तो अगर मैं जाऊंगा तारीख के अंदर तो आप देखते हैं 2008 के अंदर पंजाब के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी, लोकल बॉडीज का कोई निज़ाम नहीं था। उससे पहले 90s के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी, 93 के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी, 88 के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी, कोई लोकल बॉडीज का निज़ाम नहीं था। और आपने ये बात सही कही कि जब भी कोई डिक्टेटर आया उसने आकर ये लोकल बॉडीज का निज़ाम दिया, जिसके अंदर ज़ियाउल हक है, जिसके अंदर बीडी सिस्टम अयूब खान का था, जिसके अंदर नाजिम सिस्टम जो है मुशर्रफ साहब का था। और उन दिनों के अंदर, उन अदवार के अंदर लोकल बॉडीज ने परफॉर्म किया। तो लोकल बॉडीज हमारी वो नर्सरीज थी जहां से हमारे पॉलिटिशियंस ने आगे निकल के आना था। अगर सिर्फ ब्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्लेम गेम, तो फिर तो ठीक है क्योंकि पार्टी एफिलिएशन है। लेकिन अगर बात मेरिट के ऊपर करनी है
तो आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लोकल बॉडीज का सिस्टम वहां पे फंक्शन कर रहा है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट नून लीग की है, लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है। जी ठीक। और ये कह रहे हैं अब हमारी हुकूमत आई। अली गौहर बलोच साहब, आपकी हुकूमत को आए तकरीबन 2 साल हुए चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार आपको ये बात कह रहा है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाएं और आप बार बार उनके ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं। और ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मैं ये समझता हूं कि वो हालांकि आईनी इदारा है लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिकॉज इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इस वक्त इनकी हुकूमत की 26वीं चले आईनी तरमीम का। कि अगर आज वो 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वाले ना बैरिस्टर होते, साहब, कोई नए होते, शायद ट्रांसपेरेंट। बैरिस्टर साहब, हम गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसको लगाने वाली आपकी पार्टी थी, अब वो कहीं से और कहीं और हो गए, तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। शाहिदा आपा, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमाइएगा कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, लोकल बॉडीज सिस्टम, इसके ऊपर तो तीनों जमातों का, बाकी सबका ये इत्तेफाक है कि वो सिस्टम होना चाहिए, उसकी मोडेलिटीज़, उसकी हैयत जो भी हो। क्या ये इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज़ के, ये जमाती बेस पे होने चाहिए या गैर जमाती बेस पे होने चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो बल्दियाती निज़ाम है, ये बिल्कुल जिस तरह जमहूरियत की नर्सरी भी होती है, यहाँ इसी सिस्टम से हम सब जो हैं आज यहाँ पार्लियामेंट तक पहुँचे। और मेरा मेरा तो ये है कि इसको जमाती होना चाहिए। जो तमाम हेलो, जी 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 जी, बिल्कुल जी, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही? जी बिल्कुल जब तमाम इलेक्शन जमाती होते हैं, जमात की बेस पर होते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट जो है नर्सरी है और जमात बेस पर ही होता है। तो इसमें हमें अपनी ठीक। ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि हम ग्राउंड्स पर कितना हमारी क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन जो है जमाती बेस पर ही ठीक। होना चाहिए। हर पॉलिटिकल जमात को इलेक्शन जाकर कंटेस्ट करना चाहिए। ठीक। अली गौहर बलोच साहब, सर आपके सामने भी ये सवाल रखूंगा। बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, सबका इत्तेफाक है, जिसकी जमहूरियत पे यकीन है उसका इस पे भी इत्तेफाक। ये बताइएगा, जमाती बेस पे होने चाहिए या गैर जमाती बेस पे होने चाहिए? और अगर जमाती बेस पे होने चाहिए तो पंजाब में जो नया लोकल बॉडी एक्ट पास करवाया गया है, जिसको गवर्नर साहब ने भी साइन कर दिया, जो गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं कंसेंसस हो चुका कि गैर जमाती बेस पे किया जाए। और अगर गैर जमाती बेस पे लोकल बॉडी इलेक्शन हो तो आप नहीं समझते जीतने के बाद फिर उसमें एक नई कशमकश, खरीदो फरोख्त या चीज़ों का मैंडेट का आगे पीछे करने का एक मौका बन जाता है? सर अली गौहर बलोच साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज एक्ट मंजूर किया है वो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतरीन निज़ाम है और ये मुख्तलिफ निज़ाम को स्टडी करके बनाया गया है। देखिए, मुख्तलिफ आपको पता है कि जितने भी सूबे हैं ये सूबाई हुकूमतों का इख्तियार होता है कि वो अपना लोकल बॉडीज़ का जो निज़ाम है वो अपनी जो पार्लियामान से मंजूर करवाएं और उसके बाद जो है उस पर इम्प्लीमेंट करें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जमाती बेस पर ही होने चाहिए। और पंजाब में ये परसेप्शन देना कि गैर जमाती हो रहे हैं, ये गलत है। और ख़ास तौर पर मैं ये जिक्र भी करूँगा इसके साथ ऐड करते हुए कि पीटीआई के ऊपर ये हमेशा सवालिया निशान रहेगा कि उन्होंने 5 साल पूरे क्यों गला दबाए रखा पंजाब के बल्दियाती इदारों का। आज जो वो जमहूरियत का और आइन का राग अलापते हैं वो अपने दौर में क्यों भूल जाते हैं कि वो डिक्टेटरशिप के जरिए आना भी पसंद करते हैं, आरटीएस सिस्टम के जरिए मुंतखब होना भी पसंद करते हैं, बल्दियाती निज़ाम का कत्लेआम भी करते हैं। और फिर जब कोई दूसरी गवर्नमेंट बनती है तो फिर इनको बड़ी फिक्र लाहक हो जाती है कि जमहूरियत डिस्टर्ब हो गई है, आज मुल्क में जमहूरियत सही तरह से बहाल नहीं, आज बल्दियाती इदारे नहीं बन रहे। अपने दौर के अंदर इनके क्या अज़ाइम थे? इसका मतलब है ये लूट मार में मसरूफ थे, इसलिए बल्दियाती निज़ाम को तोड़ा गया। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो काउंसलर के इलेक्शन सिर्फ हो रहे हैं, काउंसलर मीन होता है जो एक गांव से 2, 3, 4 लोग मुंतखब होते हैं और लोगों का ये इसमें एक फैक्टर जमाती नहीं होता। यहाँ पर लोगों की रिश्तेदारियां, यहाँ पर लोगों के बरादरियां, यहाँ पर कई फैक्टर्स होते हैं। और अगर लोग मुख्तलिफ स्टार्ट से पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो जाएं निचली सतह से तो वो आपस की रंशें पैदा हो जाती हैं। इस वजह से सिर्फ काउंसलर की हद तक गैर जमाती है, ताकि जब वो काउंसलर मुंतखब हो जाएंगे वो अपनी पार्टी का जो है वो फैसला करेंगे और उसके बाद
उन काउंसलर्स के वोट के जरिए चेयरमैन मुंतखब होगा, चेयरमैन जो भी, मुंतखब और वो उनके अंदर से ही बनेगा। तो अच्छा जाहिर है जो चेयरमैन बनेगा वो चेयरमैन बनने से पहले कोई ना कोई पार्टी का इंतखाब कर चुका होगा और पार्टी ज्वाइन कर चुका होगा। ठीक और उसके बाद जब तहसील के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनेंगे वो भी जमाती बनेंगे। तो ठीक ये कहना कि जमाती, इसके दो, एक मरला गैर जमाती का है, दो मराहल जो हैं वो जमाती बेस पर है। तो ये एक मुकम्मल तौर पर जमाती निज़ाम है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा है कि हर हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो किस तरह से एक बलदियाती निज़ाम देते हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं, हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से काउंसलर की तादाद एक यूसी के अंदर वो तकरीबन 12 के करीब है या उससे भी ज़्यादा, तो वो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं पंजाब का रह जाएगा जहाँ से लोकल बॉडीज़ की जो नुमाइंदा है वो अपने इदारे तक नहीं पहुँच सकेगा। हर इदारे से एक लोकल बॉडी की क़यादत जो है हर मोहल्ले से और हर गली से जो है वो बलदियाती इदारों तक पहुँचेगी। और मैं खुद 2 दफ़ा जो है वो तहसील नादिम रह चुका हूँ, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रह चुका हूँ। मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ जो है वो लोकल बॉडीज़ इदारों से किया, उसके बाद मेंबर असेंबली बना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी नर्सरी है, जो हमारी पॉलिटिक्स की है, जो नेशनल लेवल पर जाती है, ये उसकी बुनियादी ढांचा है और नर्सरी है। और यहीं से लोग बिल्कुल ठीक बेशुमार आपके बड़े-बड़े लीडर अगर आप देखें तो वो लोग हैं जो कि बलदियाती इदारों के ज़रिए ऊपर आए हैं, बिल्कुल मुंतखब ठीक होकर आए हैं, और बिल्कुल उन्होंने पहले बलदियाती इलेक्शन से अपनी सियासत का आगाज़ बिल्कुल किया। इसमें कोई शक नहीं है जो बलदियाती सियासत से बलदियाती निज़ाम से अपनी सियासत शुरू करते हैं और आगे आते हैं, उनकी मेच्योरिटी, मामला फहमी में कोई शक नहीं है, सिक्का बंद होते हैं। और यही असल जमहूरियत का हुस्न है कि एक प्रोसेस से होते हुए आ गया है। एक गुफ्तगू में एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौर बलोच साहब, सर पंजाब की जानिब से सिफारिश की गई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी के हवाले से, और आज फ़ाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, उसके ऊपर भी बड़ी डेलिब्रेशन हुई है और फ़ाकी काबीना के अरकान ने इस पे राय दी है कि पाबंदी लगा देनी चाहिए। चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हर दौरे हुकूमत में एक चीज़ें की हैं, एहतजाज किया, इमला को नुकसान पहुँचाया, हर चीज़। आपकी इसके ऊपर क्या टेक है सर? देखिए, आपने जिस तरह से साबका अदवार में देखा कि हमने हमारे मुल्क के अंदर एक सियासत की आड़ में और पॉलिटिकल पार्टीज का लिबादा ओढ़कर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की गई, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया गया, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई गई। और इनको एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को कहना, ऐसे जत्थों को पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना, इससे बड़ी, मेरा ख्याल है, सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ और मुल्क के साथ इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं। जिस तरह से आपने देखा कि एक दफ़ा नहीं, टीएलपी ने भी जब भी कभी एहतजाज किया है, एहतजाज की आड़ में इन लोगों ने भी पीटीआई की तरह इंतशार ही फैलाया है, ठीक मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ की। और ख़ास तौर पर जिस बेदर्दी और जालमाना तरीके के साथ ये मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उसी जालमाना तरीके के साथ इन लोगों ने जो है वो मासूम लोगों को वर्गला कर जो है वो हमारे इंतजामिया और पुलिस के लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं, बिल्कुल उनका कत्लेआम करते हैं, उनको मादूर कर देते हैं, उनको जख्मी करते हैं, उनको मजरूब करते हैं। बिल्कुल और इनका मकसद ही यही होता है। जिस तरह से आपने देखा, आप ये कह रहे थे कि जनाब हम वो जो हमारा इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज लेकर जाएंगे और जो हमारा डिप्लोमेट इनक्लेव है उसके अंदर जाएंगे, आज तक कोई सियासी पार्टी अपना जुलूस लेकर उस इनक्लेव के अंदर गई है? तो उसका मकसद यही था कि ये दोबारा आग लगाएं। और ये तो लाहौर से निकलेंगे तो इन्होंने पुरतशद्दद वाक़यात शुरू कर दिए। मुरीद के करीब वो एक नौजवान एसएचओ को शहीद कर दिया, उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, वो किसके हाथों पे अपना खून तलाश करेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह के और लोग जो बेशुमार सैकड़ों की तादाद में हैं, जो लोग मादूर हो चुके हैं, जो लोग अभी भी मतलब है बड़ी तशवीशनाक हालत में जो है अस्पतालों के अंदर ज़ेरे इलाज है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ग्रोह और जत्थों का हुकूमत और रियासत फैसला कर चुकी है, जिससे हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती हो, जिससे हमारे अमन-ओ-मान ख़राब होता हो, जिससे हमारे पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी जीनन होती हो। ऐसे लोगों को जो है वो बिल्कुल
सर आपको पॉइंट जो है वो उनको मैं समझता हूं कि रोकना चाहिए, कानून के आनी हाथों के साथ रोकना चाहिए और उनकी हौसला शिकनी भी करनी चाहिए, उनकी कानून शिकनी पर उनकी गिरफ्त तेज होनी चाहिए, बिल्कुल आपको पॉइंट आ मजबूत होनी चाहिए। गया। शाहिदा आपा, ये फरमाइएगा, टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाने की गुफ्तगू है, काबीना के सामने पेश भी हुआ और पंजाब के की सिफारिश पे ये मामला है। आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी के हक में हैं, पीपल्स पार्टी इसके हक में है या नहीं? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान का आइन और कानून होता है। कोई भी शहरी किसी भी शख्स को आईने पाकिस्तान को और कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना कानून को हाथ में लेने की। आप देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे पुरानी, और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ना करदा गुनाह में अगर तख्तेदार पे लटका दिया, लेकिन कभी हमारी लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि आप कानून को हाथ में लें। बीबी को शहीद कर दिया गया। जब पाकिस्तान तोड़ने की आवाज आई तो हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान को बचाया। हमने हमेशा ही पुरअमन एहतजाज, जमहूरियत का खासा है, जमहूरियत का हिस्सा है। आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप पार्लियामान में एहतजाज कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को या किसी सियासी जमात को पुरतशद्दुद इस तरह के वाकयात करने की इजाजत नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी लॉ चाहिए। एंड फोर्सेस के इदारों के साथ जो कुछ हुआ उसको नहीं, मैं समझती हूँ बिल्कुल इसके हम सब खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक। हम अमन की सियासत करते हैं और हम यही चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, खा वो मजहबी हों, खा वो जमहूरी हों, उन सबको जो है कानून का एहतराम करना बिल्कुल चाहिए। ठीक। आईने पाकिस्तान से जो हमने अहद किया है, जो आईने पाकिस्तान का, हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगने की बाज़गश्त है वफाकी दारुल हुकूमत में, आपकी पार्टी, आप लोग इसके हक में हैं या नहीं सर? देखिए काशिफ साहब, बात यह है, जिस तरह मेरी बहन ने पहले बात की कि पुरअमन एहतजाज का हक पाकिस्तान के आइन ने दिया है और हर पाकिस्तान के शहरी के पास वो हक है। जब वो एहतजाज पुरअमन नहीं रहता तो फिर कानून टूटता है और कानून अपनी हरकत में आता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख इन सारे वाक़यात से भरी पड़ी है। मैं अली गौहर बलोच साहब को नहीं याद दिलाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 98 के ऊपर हमला हुआ, इदारे के ऊपर हमला हुआ। मैं उनको नहीं याद दिलाऊंगा कि जब मरियम नवाज की पेशी थी तो नैब के ऊपर हमला हुआ। मैं उनको नहीं याद दिलाऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया तो जीटी रोड के ऊपर आते हुए बहुत सारे लोग मारे गए, गाड़ियों के कॉन्वॉय के अंदर गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ दौड़ी। मैं अपनी बहन को भी नहीं याद दिलाऊंगा कि अब जुल्फिकार बनी थी। मैं अपने बहन को भी नहीं ये बात याद दिलाऊंगा कि त्यारा हाईजैक हुआ था। मैं अपनी बहन को ये बात नहीं याद दिलाऊंगा कि उस वक्त जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वाला मामला था तो उस वक्त कितने महीनों तक एक पुरतशद्दुद एहतजाज होता रहा। अच्छा, तो मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब है सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज, जब आप पुरअमन एहतजाज का हक नहीं देंगे, जब आप आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को नहीं लेकर चलेंगे, जब आप सियासी स्पेस को कम कर देंगे, लोगों को सियासत के अंदर सांस लेने की आजादी नहीं होगी, तो फिर लोगों का लावा आपके ये साथ वाले मुल्कों के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, आपके नेपाल के अंदर क्या। बैरिस्टर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आप जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, हमने जमहूरी लोगों ने तो हमने चीज़ों को आगे लेके जाना है पॉजिटिवली, चीज़ों को बगैर तशद्दुद के। मेरा सवाल ये है सर, इस पर शॉर्ट कमेंट दरकार है आपका, कि आप लोगों की हुकूमत थी, उसमें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आई थी, एहतजाज हुआ था, इमलाक को नुकसान पहुंचा था, आप लोगों ने भी उसके खिलाफ सीवियर जो एक्शन लिया था। लेकिन अब जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो आपने उसकी एहतजाज की कॉल की हिमायत की। ये कंट्राडिक्शन क्यों? देखें, किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है। मैंने तो अपनी बात का आगाज ही इस बात से किया था कि जब पुरअमन नहीं रहेगा तो कानून हरकत में आएगा। लेकिन बात यह है कि मैंने तो मिसालें देकर आपको ये बात कही कि जब सियासी जमातों को पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जाएगी, जब उनको उनका आईनी जमहूरी हक नहीं दिया जाएगा, तो उसके बाद फिर तशद्दुद जो है वो हलाल या जायज करार दिया जा सकता है। मैं जरा शाहिदा आपा को ऐड करना चाह रहा हूं, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी शाहिदा साहबा।
देखिए, जो इन्होंने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये मिसाल ही ना दिया करें, क्योंकि हमने जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए हमारी लीडरशिप समेत हमारे हजारों सैकड़ों वर्कर्स अपनी जानों से हाथ धो बैठे और इसके साथ 67,000 से जायद वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लटके, कैदोबंद की सौख्तें हुई, किला की जेलें काटी, बहुत मुश्किल हालात में 11 साल एक तवील आमिर जिया डिक्टेटर का मार्शल था। आप जब जुल्फिकार की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी जुल्फिकार को ऑन नहीं किया और कभी ना उसके लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा अमन की सियासत की है, पुरअमन सियासत की है, जमहूरियत की सियासत की है, जमहूरियत की बालादस्ती की है। हमारे जैसा जी सब्र ठीक तहम्मुल आपकी पार्टी में तो कभी नजर ही नहीं आया। आपने ठीक तो हमेशा वायलेशन की सियासत की। 9 मई का वाकया हो, 26 नवंबर का वाकया हो, जो कुछ भी हो, जब भी हुआ तो वफाक पे हमला हुआ, हमने भी एक ठीक कराची से लॉन्ग मार्च किया, एक इस्लामाबाद तक कोई एक गमला नहीं टूटा और उसके बाद पुरअमन तरीके से अपने कारकुनों को हमारी लीडरशिप ने ठीक मुंतशिर किया। शायद आपका आपने पॉइंट ये आ गया। देखा कि शहीद बेबी का इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम वर्कर्स को सब्र की तलकीन देते हुए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। भुट्टो जैसे अजीम लीडर को हमने खो दिया। जुल्फिकार एक दहशतगर्द तंजीम थी और हमने कभी उसको पीपल्स ठीक पार्टी ने आपका ऑन नहीं आपका किया। पॉइंट आ अगर गया। कुछ लोगों ने आपका पॉइंट आ गया, शायद आपका पॉइंट आ गया। अलीगौर बलोच साहब, जरा शॉर्टली, अगर कोई और सियासी जमात पुरतशद्दुद एक्टिविटी करती है, इमलाक को नुकसान पहुंचाती है, सूबे मरकज में चढ़ाई करते हैं, क्या उनके ऊपर भी पाबंदी का रास्ता खुल जाएगा टीएलपी की तरह, या खुल जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल इंतहाई मौजू है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी भाई फरमा रहे थे, उनमें से 99.9% इल्जामात इनके झूठ पर मबनी थे। लेकिन मैं साथ ही साथ ये बताऊंगा कि कोई एक, जब से पीटीआई बनी है, कोई एक मुझे मिसाल दे दे कि इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। जब भी किया है, बिल्कुल दहशतगर्दी की है। आप देखिए कि 9 मई के वाकयात में क्या हुआ। कोर कमांडर हाउस को इन्होंने आग लगाई, इन्होंने शोदा के मुजस्मों को आग लगाई और तोड़ा, इन लोगों ने मोटरवेज को आग लगाई, इन्होंने सरगोदा और मियाँ वाली की हसास जो हमारी तनसीबात है उनको आग लगाई, इन्होंने हत्ता के पिशावर का वो रेडियो स्टेशन भी जलाया जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था। आज भी इनका तर्ज सियासत देख लें कि एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान एक का एक मौकफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी बात हो ये दूसरे की हमायत करते हुए नजर आते हैं। आज एक तरफ पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, इनका बयानिया दहशतगर्दों की हमायत में जाता है। ये कहते हैं कि जो हमारे मासूम लोगों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे आर्मी के जवानों, अफसरों और लोगों को शहीद कर रहे हैं, ये शहीदों के साथ नहीं, ये कहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला करने वालों के साथ और इंडिया में जो वहां का सोशल मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, ये उनकी हाँ के साथ हाँ मिला रहे बलोच साहब, तो हर बात में इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, इन्होंने किसी न किसी तरह से घुमा के, अगर एहतजाज करना है तो वो पुरतशद्दुद करना है, अगर हमायत करनी है तो पाकिस्तान के मुखालिफ। सिर्फ एक जुमले में सर, अगर तहरीके इंसाफ, मैं खुल के बात करता हूँ, तहरीके इंसाफ दोबारा कोई पुरतशद्दुद एक्टिविटी करती है और तो क्या उसके ऊपर भी पाबंदी की बात होनी चाहिए या नहीं? सर यस और नो, मैंने बिल्कुल क्लोज करना है। तहरीके इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये तो खैर एक जत्था है जो मुल्क का अमन खराब कर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात करे, इंतशार फैलाए, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। इसमें कोई अकेली तहरीके इंसाफ नहीं, ये कानून सबके लिए। ठीक, शायद आपकी क्या टेक है इस पे? जी बिल्कुल, मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि जो भी कानून को हाथ में ले, जो भी मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाए और तशद्दुद की सियासत करे, उसका कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती। हमने, आपने देखा कि इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया, लेकिन हमने कभी भी, हमने हमेशा जमहूरियत के लिए, आवाम के लिए जद्दोजहद की, और यही वजह है कि शहीद बीवी के नजरिए को, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरिए को लेके चले हैं। हम पीपल्स पार्टी के नजरिए को लेके चले, हम जुल्फिकार के नजरिए को लेकर नहीं चले। आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, आपकी क्या टेक है सर? देखें, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज की उसकी इजाजत नहीं है, कानून के अंदर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और इस जो भी तशद्दुद होता है उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी बहन के लिए और अलीगौर बलोच साहब के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी
जब हुकूमत थी तो उस वक्त लॉन्ग मार्च इन्होंने की और इनका पुरअमन लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद तक गया, हुकूमत ने उसको नहीं रोका। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कॉल देती है तो उनके वर्कर्स को उठा लिया जाता है, उनके घरों की बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाहिद मसूद साहब आपका, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब आपका, अली गौर बलोच साहब आपका। नाज़रीन, आपने तीनों जमातों के अकाबरीन की गुफ्तगू सुनी और तीनों शख्सियात ने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में मजबूत बलदियाती निज़ाम होना चाहिए और मुल्क में किसी भी सियासी जमात को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नेवी ने बहुत बड़ी कारनामा किया, बड़ी कामयाबी हासिल की और इसके अलावा जो ब्लू इकॉनमी है पाकिस्तान की वो ऐसा ऐसा ग्रो करी, उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि नेवी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। गो कि नेवी मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी बड़ी कामयाबी है जिसके ऊपर अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से, उनके इदारों की जानिब से बड़ी अप्रिशिएट किया गया कि $1 अरब मालियत की मंशियात जो है वो नेवी ने पकड़ी है। और इसका मतलब ये तो वो एक शिपमेंट है जो पकड़ी गई, इसके अलावा और क्या कुछ होता है और इसके अलावा नेवी के साथ मिल के पाकिस्तान की जो ब्लू इकॉनमी है उसको कैसे ऊपर लेके जाया जा सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया प्रोग्राम में कमांडर रिटायर्ड अनीस खान साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं नीमा के। बहुत शुक्रिया अनीस खान साहब। सर, ये फरमाइएगा कि नेवी ने जो $1 अरब से ज़ायद मालियत की मंशियात पकड़ी है, ये कैसे जो है वो मंशियात फरोश जो है वो इस तरह ट्रैवल करते हैं समंदर के रास्ते, और ये मंशियात कहाँ जा रही थी, कैसे पकड़ी गई, ज़रा हमारे देखने वालों को इसके बारे में बताइएगा सर। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा मैं आपको अपने लिस्टनर के लिए। देखें, पाकिस्तान नेवी जो है ना वो अमेरिकन के साथ 9/11 के बाद यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनी है जिसको CMF बोलते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ टास्क फोर्स है। 150 एक नंबर है जो कि एंटी स्मगलिंग और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए मैरीटाइम के अंदर काम करती है। 2007 से पाकिस्तान इसका हिस्सा है और 13 दफ़ा पाकिस्तान नेवी इसको कमांड कर चुकी है। और अगर हम कमांड नहीं भी करते तो पाकिस्तान नेवी का एक शिप इसके साथ हर वक्त इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो सो मच फॉर द पाकिस्तान नेवी इन्वॉल्वमेंट इन द रीजनल, जो हमने पेट्रोलिंग करनी है, सर्वेलेंस करनी है, ये पाकिस्तान नेवी का एक रोल। अपने व्यूअर्स के लिए यू विल बी इंटरेस्टिंग टू नो, मैंने वहां पे खुद सर्व किया है जहां पे ये काम हुआ है। अच्छा, इस वक्त जो ये टास्क फोर्स है जो अमेरिका की है, इसको हमारे सऊदी भाई लेड कर रहे हैं। अच्छा, जो इसके इंचार्ज हैं, जो लेड कर रहे हैं वो सऊदी हैं। उनके नीचे इस वक्त अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, स्पेनिश भी हैं, हम भी हैं। ठीक, तो उनके अंडर ये वाला इस वक्त काम हो रहा है। एक ये ईरान के बॉर्डर से एक इमेजिनरी उन्होंने एक रोड सा बनाया हुआ है समंदर के अंदर, उसको नाम लिखा हुआ है हशीश हाईवे या हैश हाईवे। वो कहते हैं यहाँ से हैश और हेरोइन जाती है, ये अफगानिस्तान से आती है स्मगल होके ईरान के बॉर्डर्स के एरिया में, जिसे गवातर बे कहते हैं, और यहाँ से ये निकल के आती है यमन पे, और यमन से यहाँ पे ये जाती है ओपन मार्केट के अंदर, और ओपन मार्केट में ये बिकती है और वहाँ से दोबारा आती है, और फिर मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स इससे अपना असला खरीदते हैं और बहुत सारे इससे काम होते हैं, विच इज वी आर ऑल नोइंग दिस। अनीस साहब, पाकिस्तान, अनीस साहब, ये मंशियात अफगानिस्तान से ईरान, ईरान के रास्ते से यमन, और यमन जाके फिर ये बिकती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यमन में आके ये ओपन मार्केट में आ जाती है। जैसे ये जो चीज पकड़ी है अभी पाकिस्तान नेवी के शिप यरमूक ने, जिसकी मालियत $972 मिलियन है, विच इज क्लोज टू $1 बिलियन। 2 डाउज में, यानी 2 जो कश्तियां थी उनके अंदर हमने ये पकड़ा है 18 अक्टूबर को और 19 और 20 अक्टूबर के दरमियान। तो इसकी जो मंजिल है वो आम तौर पे ये वाला इलाका होता है यमन, या थोड़ा सा आगे जाके मोजम्बिक, जहां भी उनको मौका मिलता है, और यहाँ पे आके इसको ये बेचते हैं ओपन मार्केट में। जो असेस की गई है ना कि इसकी ओपन मार्केट में प्राइस 972 मिलियन है, ये इस बेस के ऊपर है कि वहां पे जो प्रेसिडेंस चल रहा है कि जो ये चीज आएगी तो इसकी प्राइस क्या होती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान नेवी ने किया है, और प्रेसिडेंट हमारे जरदारी साहब ने इस पर ट्वीट किया है और बड़ा अप्रिशिएट किया है। हमारे नेवल चीफ मोहतरम एडमिरल नवीद ने इसके ऊपर बात की है और बड़ा अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान नेवी ने ये काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन ने, CMF ने ट्वीट किया है कि जब से वो ये वाला काम कर रहे हैं, इस लेवल की confiscation of the drug has never taken place in this area. So ये भी एक ग्रेट फीट है कि जो ये काम किया है वो पाकिस्तान नेवी के हिस्से में आया है।
हालांकि हमने अनीस 13 खान साल साहब, में बहुत ऑफ किया है, लेकिन इतनी बड़ी अगर कैश कभी नहीं अगर हम ये समझें कि ये मंशियात जो अफ़गानिस्तान से इनिशिएट हुई और वो पकड़ी गई, ये बड़ा लॉस हुआ अफ़गानिस्तान के उन स्मगलर्स को जिनका इतना बड़ा फिनेंस इस पे दाव पे था, हम कह सकते हैं सर ये? बिल्कुल कह सकते हैं, और इसको आप एक और तरीके से बयान कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारा अफगानिस्तान के साथ जो बात हुई है, तो अफगानिस्तान के साथ जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो स्टेट एक्टर्स नहीं हैं, इनके पास जो ये असला आता है वो कहाँ से आता है? ऐसी बात है, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है, और ये उसका एक जरिया है। तो बेसिकली आप जब यहाँ पे कोई चीज पकड़ते हैं तो उधर से उसको कर्व करने की एक अटेम्प्ट है ये। यानी कि फितरतुल ख्वारिज के जो लोग हैं या जो भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनको ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं पैसा इस रास्ते से ला के और उससे बाद फिर असला खरीदते हैं या लोगों को पैसा दे के वो फिर मुख्तलिफ ममालिक में और बिलखसूस पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नो डाउट इन दिस थिंग। इसीलिए तो पाकिस्तान नेवी मुल्क के लिए इज पार्ट ऑफ दिस थिंग। ये बड़ा आसान काम नहीं है कि हर वक्त आप इसमें एक शिप दें। और आप देखें कि एक कोलिशन है जिसमें 47 कंट्रीज हैं, 45 से ऊपर की इस वक्त 47 कंट्रीज हैं, और इसको 2007 से सबसे ज्यादा कमांड किसने किया है? किसी वेस्टर्न कंट्री ने नहीं किया, पाकिस्तान नेवी ने किया है 13 दफा कमांड करने के लिए। दैट शोज द रिजॉल्व ऑफ पाकिस्तान नेवी इन दिस थिंग। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ छोटी सी। देखें, पाकिस्तान जो नेवी होती है ना, ये हर वक्त एट वॉर होती है, सिर्फ इसके रोल चेंज होते हैं। ये जब समंदर में होती है, फॉर एग्जांपल इस वक्त हम बिनाइन ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। अभी जो मई में हमने किया है इंडिया के साथ, दैट इज ट्रेडिशनल थ्रेट, जिसमें कि एक जंग होती है और तरीके से। तो पाकिस्तान नेवी अगर ट्रेडिशनल थ्रेट है उसके लिए भी रेडी होती है, नॉन ट्रेडिशनल के लिए भी हम हर वक्त समंदर में मौजूद है। सो वी आर ऑलवेज एट वॉर फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल डोमेन। आपने कमांडर साहब बात की कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वार के लिए। ये जो इंडिया ने हमारे ऊपर जहारियत मुसल्लत की, जिसका हमने जवाब दिया, हमारे एयरफोर्स ने जवाब दिया, उस वक़्त समंदरी हदूद में भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट मौजूद था। हमने उस वक़्त उनके कोई सी या उनकी कोई चीज़ें जो थी वो हमने लॉक कर दी ताकि वो मूवमेंट ना कर सके और उस समंदर के रास्ते जो है वो पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुँचे। ज़रा उसके बारे में बताइए, अगर हमने ऐसी कोई एक्टिविटी की है तो। बाय ऑल मीन देखें जी, कोई भी एक्शन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो एफर्ट होती है ना। जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जिसके बारे में कहते हैं जी कि हम बाहर निकल सकते हैं, आपको पता है वो अपने इलाके में ही निकलता रहा, बाहर आता रहा, अंदर आता रहा, उसकी वजह क्या है? देखिए, नेवल वॉरफेयर में ना डिस्पोजिशन ऑफ फोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे मुराद क्या है कि जिसने पहले रिएक्ट कर लिया। तो हमने बहुत पहले ये भांप लिया था कि ये जो बात हो रही है कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर की, जो हमें कह रहे हैं जी कि वहाँ पे ये कर दिया, ये एक आर्टिफिशियल स्टोरी है, और स्टोरी जब बनी है तो कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग हुई है। सो हमारे फोर्सेस बहुत पहले निकल गए समंदर में, और हमारे पास सब सरफेस फोर्सेस हैं, आपको पता है, हमारे पास कॉर्वेट्स हैं, हमारे पास फ्रिगेट्स हैं। उनको इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी ने लगाया कि कोई हमारी तरफ देखेगा तो हमारे मिसाइल और हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। तो विक्रांत देखें, छोटी सी बात है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, ये एसेट भी होता है, लायबिलिटी भी होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 10, 15, 20 जहाज उसके ऊपर होते हैं, 3-4 सबमरीनें होती हैं, इधर बहुत सारे जहाज लगे होते हैं। एक सिनेरियो पेश करते हैं, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि चले जी, विक्रांत यहाँ पर आ गया और इसने हम पे मिसाइल फायर कर दिए ब्राह्मोस, और लेट्स से कि हमारी कराची पोर्ट में एक ऑयल रिफाइनरी जो है ना, उसको थोड़ा सा नुकसान हो गया या ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन इन द प्रोसेस हमने विक्रांत को, हमारी सबमरीन्स ने, हमारी सब सरफेस फोर्सेस ने उन पे 3-4 टॉर्पीडो मारे और वो तबाह हो गया। आप बताएं, जंग कौन जीता? जंग तो उसी वक्त खत्म हो गई। जो इसका मॉरल लॉस है एयरक्राफ्ट कैरियर को डबोने का, वो किसी जंग को खत्म करने का सबसे सिंपल तरीका है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फियर कि जो हमारे इंडियन नेवी है डिड नॉट डेयर टू कम इनटू दिस प्लेस, बिकॉज दे वर नोइंग कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, और अगर इन्होंने हल्की सी भी गलती की और कोई चीज हो गई तो ये अपने मुल्क को और अपनी लोकल ऑडियंस को जवाब नहीं दे पाएंगे। दैट इज वन। नंबर 2 बात यह है कि लोगों का कॉन्फिडेंस देखें जी, रीजनल प्लेयर्स का हमारे ऊपर। जब भी कोई मसला होता है ना, तो इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं पैसों के। मिसाल के तौर पे 10 रुपए चार्जेस हैं, वो 200 रुपए हो जाएंगे इंश्योरेंस, क्योंकि खतरा होता है। लेकिन जो लोगों का हमारे पर पाकिस्तान नेवी पे भरोसा था वो इतना ज्यादा था कि इंश्योरेंस चार्जेस में बहुत मामूली सी बात आई। और याद रहे कि मई में ये वाला वाकया हुआ है, और फरवरी में पाकिस्तान नेवी ने अमन एक्सरसाइज कराई है, जिसमें कि 60 से ज्यादा मुल्क ने पार्टिसिपेट किया। उस मुल्क के अंदर ब्राजील भी मौजूद है, उस मुल्क के अंदर अमेरिका भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी सबके लिए इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसके अंदर रहते हुए वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स
और जैसे मैंने आपसे कहा, इट इज ऑलवेज रेडी फॉर एनी एडवेंचर और मिस एडवेंचर बाय एनी एनिमी इन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल डोमेन। और ये जो अभी हमने काम किया है, इज द टेस्टिमनी ऑफ द पाकिस्तान नेवी प्रोफेशनल विगर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स। मैं आपकी गुफ्तगू से अपने देखने वालों को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त पहलगाम की जारहियत मुसलत की गई पाकिस्तान में, जो सबसे पहले मूवमेंट शुरू की वो नेवी ने की, और उसका इख्तिताम जो किया वो एयरफोर्स ने किया, और ज़मीनी तौर पे जो हमारी पाक फ़ौज थी वो अंदर इंडल्ज कर गई थी, उसने बहुत सारे मोर्चे जो उनसे हैं वो लिए थे। अच्छा, एक और बात अनीस साहब, कि ये जिस वक्त हम बात करते हैं कि मनशियात पकड़ी गई, तो इस ब्लू इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समंदर के रास्ते हम बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, लो कास्ट के ऊपर हम मैक्सिमम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो हमारी इस तरफ इंटेंशन है, हमारी को पॉलिसी है, हम उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस कदर मजीद हम आगे लेके जा रहे हैं, कोई प्लान है कि कितने सालों में हमने इस इकॉनमी को कितना उठाना है? इस पर ज़रा ब्रीफ कीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल सही बात है जी। ब्लू इकोनॉमी जो है ना, एक नया टर्म है, 2010 से आया। इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम करें वो ऐसा करें जिसको कि 100 साल बाद भी कर सकें। यानी कि हमारे जनरेशन, हमारे बच्चे, उनके बच्चों को भी वो, मिसाल के तौर पे कराची के पास एक फिश टाइप है ए टाइप, तो वो जो फिश टाइप ए है वो 100 साल भी यहाँ अवेलेबल हो। हम ऐसा ना करें इसको कैच करके ख़त्म करें। इस वक्त डेवलप कंट्रीज के अंदर और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ब्लू इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। 2020 को हुकूमत पाकिस्तान ने ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी करार दिया। इस वक्त जो पाकिस्तान की नेशनल मैरी टाइम पॉलिसी है, जो बहुत अरसे से लिम्बो में पड़ी हुई थी, जो कि अपडेटेड नहीं थी, ये जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर है, ये जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी का बड़ा रोल है, मेरा जो इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर, हमने उसके अंदर अपनी बड़ी वैल्यूएबल इनपुट दी है एज अ मैरी टाइम रिसर्च थिंक टैंक, और अभी ये खास लेवल के ऊपर है। तो पहली चीज़ तो होती है पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर बड़ी चीज़ें अच्छी बयान की गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम चाहते हैं कि एक ख़ास टाइम के अंदर हमारे पास जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास जो पाकिस्तान रजिस्टर्ड मर्चेंट वेसल हैं, उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, जो कि फ़िलहाल सिर्फ 12 है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर हुकूमत पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत काम कर रही है और हमारी सबकी इनपुट के साथ वो इसको लेके चल रहे हैं। एक्वाकल्चर के अंदर, यानी वो फिश जो समंदर में नहीं होती है, दूसरे पानी में होती है, उसमें बड़ा काम हो रहा है। आपको सुन के खुशी होगी कि पंजाब में, मुल्तान में, सिंध में बहुत सारी जगहों पे अभी जो झींगा फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये वियतनाम, फिलीपीन, जापान, यहाँ बहुत ज़्यादा बिकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैरी टाइम टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये हमारे उर्मारा के पास कुंड मलीर एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, उसको डेवलप करने के लिए प्लान हो रहा है। फेरी सर्विस की बात हो रही है कि गवादर से फेरी चलेगी ट्रेड के लिए और बंदों को लेके टू दी मिडल ईस्ट कंट्रीज। सो बड़ा प्लान है। आपको मैं ये बता दूं कि हम बाज़ दफ़ा IMF के लोन की वजह से शायद हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं। 1-2 अरब डॉलर के लिए हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और जाके मिलते हैं और चीज़ें करते हैं। तो अगर ब्लू इकोनॉमी हम डेवलप करें तो इन नेक्स्ट 10 ईयर में बिल्कुल एक मतलब ऐसा करें कि कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो आज से जिस तरह हम काम कर रहे हैं तो 2035 में हम ना करके भी इससे कम से कम $20 बिलियन कमा रहे होंगे। ये बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टीमेट बता रहा हूं मैं। अनीसा, पर ईयर $20 बिलियन, पर ईयर $20 मिलियन, इतना पोटेंशियल है। 1001 किलोमीटर हमारी कोस्ट है, सिंध और बलूचिस्तान भरा हुआ है हमारा, मतलब हमारे पास मिनरल्स मौजूद हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि इसको एक्सप्लोर किया जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हुकूमत है वो इस बात से पूरी तरह आगाह है और भरपूर काम कर रही है। जिधर इसमें मैरी टाइम सिक्योरिटी का इशू है उसके अंदर पाकिस्तान नेवी अपना रोल कर रही है, जिधर इसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट की ज़रूरत है वहाँ पर हमारी तरह के जो इदारे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर, वो अपनी इनपुट दे रहे हैं पॉलिसी डोमेन में, एक्वाकल्चर के अंदर, शिप रिसाइकलिंग के अंदर। ये शिप रिसाइकलिंग सेक्टर है, गडानी में एक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है हम लोगों ने एज अ रिसर्च थिंक टैंक, हमारे इदारे ने, कि ये इसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए गैप्स, कि हम सेफ्टी के तौर पे काम करें। हुकूमत पाकिस्तान ने फिर ये इस इंटरनेशनल लॉ को, हांगकांग कन्वेंशन को साइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम तकरीबन ना करके भी नेक्स्ट 2-3 ईयर $1 बिलियन कमा सकते हैं 2-3 साल के अंदर सिर्फ शिप रिसाइकलिंग। अच्छा, तमाम सेक्टर को जब हम मिलाते हैं तो हम $50 बिलियन की बात कर सकते हैं आराम से, व्हेन इट इज डेवलप। हम आराम से कह सकते हैं कि 2040 तक हम 40-50 बिलियन कमा सकते हैं। सिर्फ हमने फोकस अटेंशन देनी है मैरी टाइम सिक्योरिटी को और ब्लू इकोनॉमी को, किस तरह हमने इसको सस्टेनेबल तरीके से लेके चलना है। अनीस साहब, आखिर में सिर्फ ये फरमाइएगा
कि 2020 में ब्लू इकॉनमी को ईयर करार दिया गया, जैसे आपने फरमाया 2025 है। अगर हम एक चार्ट बनाएं कि क्या हमारी पॉलिसीज़ जो है वो इतनी इवॉल्व है, इतनी कारगर हैं कि ग्रेजुअली ही सही चले, वो फिगर हम ना भी बात करें लेकिन ग्रेजुअली हमारा रेवेन्यू ब्लू इकॉनमी के वाय से वो आगे जा रहा है। देखिए, आई एम वेरी वेरी होपफुल। ये पिछले 5 साल को आप ये कह लीजिए कि पिछले 5 साल में ये चीज़ें कंसोलिडेट हुई हैं। आपको पता है हमारा एक खास सिस्टम के तहत हम काम करते हैं। देयर इज डिफरेंट रीजन, हमारे पास इकोनॉमिक टर्मोइल था, अदर बहुत सारे रीजन थे। तो अभी कहीं जाके हम लास्ट 2 ईयर और सो जो है सही तरीके से आप कह लें कि हम एक स्टेबल तरीके से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। हुकूमत का बहुत ज़्यादा रिजॉल्व है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इस वक्त। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है इसके अंदर, बहुत शदीद तरीके से दे आर कमिंग इन। गवादर पोर्ट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस वक्त चाइनीज़ के साथ। पाकिस्तान चाइना मैरीटाइम फोरम अभी सितंबर 2025 के अंदर अनाउंस किया गया है, जिसमें कि गवादर को, जो गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको हम चाहते हैं किसी तरीके से पोर्ट के साथ मिलाएं ताकि उससे बिजनेस कायम हो। बहुत सारे शिप्स यहाँ पे अभी आएंगे जिसको हम पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे हम मर्चेंट वेसल को लाना चाहते हैं, बल्क कैरियर को, और उसका सामान हम यहाँ पे लेके आएंगे। जो इंटरलैंड की रोड्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल हम रेडी हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो हुकूमत का रिजॉल्व है वो बहुत ज्यादा है इसको डेवलप करने के लिए। पहली चीज आपको क्या चाहिए होता है? हुकूमत का रिजॉल्व, हुकूमत की विल जो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि हमारे जो मर्चेंट वेसल्स हैं दे वुड बी इंक्रीजिंग इन नेक्स्ट 2-3 ईयर, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और गवादर पोर्ट पे बहुत ज्यादा काम होगा, हिंटरलैंड की रोड डेवलपमेंट में बड़ा काम होगा, मैरीटाइम टूरिज्म के अंदर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 ईयर वुड बी अ गेम चेंजर फॉर आवर लवली कंट्री। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर रिटायर्ड अनीस खान साहब। नाज़रीन, आपने कमांडर अनीस खान साहब की गुफ्तगू सुनी, वो बड़े पुरुम्मीद हैं, हम भी दुआगो हैं कि ब्लू इकॉनमी के रास्ते ही जिस तरीके से पोटेंशियल उन्होंने बताया, अगर उस पर फोकस किया जाए तो आने वाले 10 से 15 साल में पाकिस्तान इतना ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकता है, अपनी इकॉनमी को ऊपर लेके जा सकता है कि IMF से छुटकारा भी मिल जाएगा और आम आवाम की जो ज़िंदगी है वो आसूदा हो जाएंगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।